नमस्कार। नॉर्मली लोग यह मानते हैं कि जीएसटी में पंजीयन थ्रेशोल्ड लिमिट पार होने के बाद ही करवाना पड़ता है। जीएसटी के सेक्शन 22(1) में थ्रेशोल्ड लिमिट संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जब किसी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से एक्सीड करेगा तो उसको पंजीयन करवाना होगा। सरकार द्वारा जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद सेक्शन 23(2) अंतर्गत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका नंबर 10/2019 सीटी है, जिसके माध्यम से ऐसी सप्लाईज जो इंट्रा स्टेट हो और गुड्स के मामले में हो तो कुछ राज्यों को छोड़ करके यह थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख कर दी गई है। लेकिन सर्विस के मामले में यह थ्रेशोल्ड लिमिट आज भी 20 लाख व 10 लाख है। अगर कोई व्यक्ति गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई करता है तो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख एवं 10 लाख ही है। इस लेक्चर के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से सप्लायर हैं जिनको की थ्रेशोल्ड लिमिट का लाभ नहीं मिलता, अर्थात उन्हें तत्काल ही पंजीयन करवाना होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पर्सन अपना व्यापार प्रारंभ करता है तो शुरुआत में उसका एग्रीगेट टर्नओवर शून्य होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। नॉर्मल कंडीशन में जब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख या 10 लाख या इंट्रास्टेट सप्लाई के मामले में 40 लाख हो जाती है तो वह पंजीयन 30 दिन के अंदर पंजीयन हेतु अप्लाई करता है और पंजीयन ले लेता है। लेकिन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के मामले में व्यापार प्रारंभ करने के 30 दिन के अंदर ही उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो उसको उस पर अर्थदंड की कार्रवाई भी हो सकती है और सेक्शन 63 अंतर्गत असेसमेंट भी किया जा सकता है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से सप्लायर हैं जिन पर अनिवार्य पंजीयन की बाध्यता है। इसमें सबसे पहले आता है इंटर स्टेट सप्लाई करने वाला व्यक्ति। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है? इसको आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। जैसे कि किसी व्यक्ति का किसी राज्य में एक फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, वह किसी दूसरे राज्य में सप्लाई करता है या एक्सपोर्ट करता है या एसईजेड को सप्लाई करता है, तो ऐसा व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई किया जाना माना जाएगा। सरकार द्वारा जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के उपरांत ऐसे पर्सन्स को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 आईटी के माध्यम से ऐसी सर्विसेज ऐसे व्यक्ति जो सर्विसेज में डील करते हैं उनको 20 लाख व 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट प्रदान की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 3/2018 आईटी के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट व हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं उनको भी 20 लाख और 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट प्रदान की गई है। लेकिन इसमें एक बाध्यता रखी गई है कि हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्टमैन प्रोडक्ट वाले व्यक्तियों को पैन नंबर रखना होगा एवं उनको हर सप्लाई में ई वे बिल बनाना होगा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स 39 की संख्या में है व क्राफ्टमैन गुड्स 28 की संख्या में है। अब हम देखते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सा पर्सन है जिस पर अनिवार्य पंजीयन हेतु बाध्यता है। वह कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नॉर्मली जो व्यक्ति किसी राज्य में फिक्स एस्टेब्लिशमेंट के साथ व्यापार करता है उसको नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का किसी राज्य में फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है और किसी दूसरे राज्य में एग्जीबिशन लगी हुई है, वह वहां कुछ दिनों के लिए जाके व्यापार करना चाहता है, तो वह दूसरे राज्य के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कराएगा। यह एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है जो कि 90 दिन के लिए दिया जाता है और 90 दिन का इसमें एक्सटेंशन
लिया जा सकता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपना व्यापार प्रारंभ करने के 5 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा और साथ ही साथ वह अपना एक एस्टिमेटेड टर्नओवर का की गणना करते हुए एडवांस टैक्स जमा करेगा। सरकार द्वारा सर्कुलर नंबर 71/45/2018 जीएसटी के माध्यम से इनको आईटीसी लेने की सुविधा दी गई है। यह आईटीसी को अपने कर में समाहित करते हुए बाकी बचे हुए कर को एडवांस टैक्स के लिए जमा करेंगे। व्यापार चलने के अलावा के दौरान अगर वह एडवांस टैक्स खत्म हो जाता है तो उनको एक्स्ट्रा टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये नॉर्मली जीएसटीआर 1 व 3 भी भरेंगे। इनके लिए जीएसटीआर 9 की कोई भी बाध्यता नहीं है। लेकिन जिस दिन इनका व्यापार खत्म होगा, ये जीएसटीआर 10 के माध्यम से अगर कोई टैक्स बच रहा है तो उसको जमा करेंगे। अगर कोई इनका टैक्स ऐसा है जो इनको रिफंड लेना है तो जीएसटी सेक्शन 54 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का पालन करते हुए ये अपना रिफंड लेंगे। इसके बाद अगला जो डीलर आ रहा है वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। जैसे कि हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के मामले में देखा कि वो किसी एक राज्य में उसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जिस दूसरे राज्य में वो जा रहा है वहां पे उसका कोई व्यापारिक स्थल नहीं है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के मामले में यह महत्वपूर्ण है कि इस व्यक्ति का पूरे इंडिया में कोई भी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। यह विदेश से आता है और यहाँ कुछ दिन काम करके फिर वापस चला जाता है। इस मामले में सरकार ने एक सुविधा दी हुई है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि किसी विदेशी व्यक्ति के पास ना तो पैन होगा ना आधार, इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ना तो पैन की आवश्यकता है ना आधार की आवश्यकता है। वह अपने अन्य डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के मामले में वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाता है और आरईजी 1 के माध्यम से अपना एप्लीकेशन कॉमन पोर्टल में अपलोड करता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के मामले में वह आरईजी 9 के माध्यम से अपनी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के मामले में हमारे द्वारा देखा गया था कि वो जीएसटीआर 1 और 3 भी भरते हैं, लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए एक विशेष रिटर्न निर्धारित की गई है जो जीएसटीआर 5 है। इनको ना तो जीएसटीआर 9 भरना है ना ही जीएसटीआर 10। अब हम देखते हैं कि अगला पर्सन कौन होगा। नॉर्मली जीएसटी के अंतर्गत सप्लायर को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे डीलर हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल है, वह उनसे टैक्स लेना आसान नहीं है, तो वह ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि सप्लायर टैक्स ना दे जबकि रिसिपेंट टैक्स दे। इस व्यवस्था को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। इसका प्रावधान चार्जिंग सेक्शन के सब सेक्शन 93M94 में किया गया है। इसमें सरकार द्वारा बहुत सारी सर्विसेज और गुड्स नोटिफाई किए गए हैं, जैसे 93 अंतर्गत मैन पावर सप्लाई, इंश्योरेंस एजेंट, M94 के अंतर्गत 94 के अंतर्गत बिल्डर्स नोटिफाई किए गए हैं, जिसमें जो सप्लायर है वो टैक्स ना दे करके जो रिसिपेंट है वो टैक्स देगा। बाकी इसमें सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल डीलर के अनुसार है। इसमें एक नोटिफिकेशन नंबर 5/2000 सीटी के माध्यम से एक व्यवस्था की गई है कि ऐसा कोई सप्लायर है जिसकी सारी सप्लाई रिवर्स चार्जेस के माध्यम से होनी है तो उसको पंजीयन की बाध्यता नहीं दी गई है, जबकि जो रिसिपेंट है उसके लिए अनिवार्य पंजीयन की बाध्यता निर्धारित की गई है। अगला सप्लायर है जो ईसीओ के माध्यम से सप्लाई करता है। जैसे हम आज की डेट में सभी लोग जानते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यह एक
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। इसमें बहुत सारे सप्लायर रजिस्टर्ड होते हैं और इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सप्लाई करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये उन सप्लायर से अपना कमीशन लेते हैं और उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो ऐसा कोई भी सप्लायर होगा जो इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्थात ईसीओ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन माध्यम से सप्लाई करता है तो उसको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नोटिफिकेशन नंबर 65/2017 सीटी के माध्यम से ऐसे सर्विस के सप्लायर जो इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सप्लाई करते हैं उनको 20 लाख व 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट प्रदान की गई है। अगला पर्सन है, नॉर्मली हमने अभी ऊपर देखा कि या तो सप्लायर टैक्स दे रहा होगा या तो रिवर्स चार्ज में स्पेंड टैक्स दे रहा होगा। ये एक अलग व्यवस्था चार्जेस सेक्शन के अंदर की गई है जिसके प्रावधान सेक्शन 95 में दिए गए हैं। इसमें ना तो सप्लायर टैक्स देता है ना रिसिपेंट टैक्स देता है। इसमें जिसको हमने डीम्ड किया है वो टैक्स देता है। जैसे हम लोग नॉर्मली उबर ओला जैसी टैक्सी सर्विस यूज करते हैं। इसमें सप्लायर कौन है? टैक्सी वाला। रिसिपेंट कौन है? जो टैक्सी को उपयोग करता है। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत इन दोनों को टैक्स न दे करके जो ईसीओ है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस टैक्सी को बुलाया गया है उसको डीम्ड सप्लायर मान लिया गया है। इसमें पहले तीन प्रकार के ईसीओ को डीम्ड सप्लायर माना गया था जिसको हम हैट नॉर्मल कह सकते हैं, हाउस कीपिंग सर्विसेज, एकोमोडेशन सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। 1 जनवरी 2022 के बाद ऐसे रेस्टोरेंट जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए अपनी सप्लाई करते हैं जैसे स्विगी जोमेटो, उसमें भी इन स्विगी जोमेटो को डीम्ड सप्लायर मानते हुए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाना प्रावधानित किया गया है और इनको ही अब टैक्स देना है। ये सुविधा केवल सर्विस सप्लाई के मामले में है। अगला सप्लायर आपका आता है ईसीओ। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे स्विगी जोमेटो अमेजॉन फ्लिपकार्ट ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज मार्केट में हैं जिसके माध्यम से सप्लाई हो रही है। लेकिन हमको ईसीओ और अन्य सप्लायर को में भेद करना भी जरूरी है। मान लीजिए मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैं स्विगी जोमेटो के माध्यम से या अमेजॉन या आपके फ्लिपकार्ट के माध्यम से अपना माल नहीं बेचता हूं, अपनी खुद की वेबसाइट बना करके उस माल को अगर सप्लाई करता हूं तो मैं ईसीओ नहीं कहलाऊंगा। ईसीओ वही होंगे जो अपना सामान ना बेच करके दूसरे सप्लायर का माल बेचते हैं, प्लेटफॉर्म जो कहते हैं वो ईसीओ कहलाते हैं। इनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। जीएसटी के सेक्शन 52 में टीडीएस डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी इनकी है। इसका मतलब ये होता है कि जो सप्लायर इनके प्लेटफॉर्म से माल बेचेंगे उस माल की जो पेमेंट ये करेंगे तो उसमें से 1% वो काट करके सरकार के खाते में जमा करेंगे। यह जो 1% जमा किया जाएगा वो सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। जब सप्लायर अपनी रिटर्न जीएसटीआर भी भरेगा तो उस कैश लेजर से अपने टैक्स को जमा कर सकता है। ईसीओ के लिए एक स्पेशल रिटर्न बनाई गई है जिसको जीएसटीआर 8 कहते हैं। इनको जीएसटीआर 9B के माध्यम से एनुअल रिटर्न भी भरनी होगी। अगला सप्लायर है जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें लोग सप्लाई करते हैं तो अगर 2.5 लाख से ऊपर कोई व्यक्ति सप्लाई करता है तो उसमें टीडीएस काट करके इन डिपार्टमेंट को सरकार को जमा करने की बाध्यता है। इसके लिए अनिवार्य पंजीयन की व्यवस्था की गई है।
एक स्पेशल रिटर्न भी बनाई गई है जिसको जीएसटीआर 7 कहते हैं। यहाँ पे एक तथ्य चाहे वो सेक्शन 52 में हो और चाहे 51 में हो, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अगर वे टीडीएस या टीसीएस की जिम्मेदारी के अलावा अन्य कोई कार्य या सप्लाई करते हैं तो उनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा और उस पे लगने वाली सारी कंप्लायंसेस को भी पूरा करना होगा। लेकिन अगर टीडीएस और टीसीएस करते हैं तो उनको एक अन्य रजिस्ट्रेशन लेकर के जो टीडीएस या टीसीएस का रजिस्ट्रेशन कहलाता है उसको लेना होगा और उसी अनुसार अपनी रिटर्न जमा करनी होगी। जैसे कि 51 के मामले में जीएसटीआर 7 और 52 के मामले में जीएसटीआर 8। अब अगली सप्लाई आती है ओआईडीआर सर्विसेज। कोरोना काल के बाद हमारे देश में ओआईडीआर सर्विसेज का बहुत ही बढ़ावा मिला है। इनको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा बेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये ऐसे सप्लायर होते हैं जो ओवरसीज में बैठ करके इंडिया में अपनी सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल कोर्स में अगर बिजनेस पर्पज से कोई व्यक्ति सर्विसेज को इंपोर्ट करता है तो उसको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स जमा करना पड़ता है। और अगर कोई नॉन बिजनेस व्यक्ति सर्विसेज को इंपोर्ट करता है तो उसको एग्जम्पशन प्राप्त है। ये एक स्पेशल कंडीशन रखी गई है जिसमें ओवरसीज व्यक्ति को टैक्स देने के लिए निर्धारण किया गया है। इनको एक सुविधा दी गई है कि इनको अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन न करवाना पड़े। इसलिए कर्नाटक के बंगलुरु में के सेक्टर 1 में इनका रजिस्ट्रेशन होता है। यह आईजीएसटी चार्ज करते हुए अन्य राज्यों में आईटीसी अन्य राज्यों में सप्लाई करते हैं। अगला सप्लायर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था जीएसटी के अंदर की गई है। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका एक हेडक्वार्टर होता है और पूरे देश में उनकी ब्रांचेज होती हैं। लेकिन यह संभव है कि बहुत सारी सर्विसेज या गुड्स हेडक्वार्टर लेवल में ही प्रोक्योर की जाती हो। तो अगर हेडक्वार्टर लेवल पे प्रोक्योर की जाएगी तो जो सप्लायर होगा वो बिल हेडक्वार्टर को करेगा। लेकिन ऐसा भी संभव है कि हेडक्वार्टर कोई सर्विस की सप्लाई ना करता हो तो उसको जो आईटीसी उसके यहाँ एक्यूमुलेट होगी उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हेडक्वार्टर ने एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली। अब एडवर्टाइजमेंट जो लेगा वो सारी ब्रांचों के लिए होगा। अब हेडक्वार्टर उसकी आईटीसी को आईएसडी के माध्यम से सारी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसमें विशेष रिटर्न की व्यवस्था की गई है जिसको जीएसटीआर 6 कहते हैं। सप्लायर जब बिल काटेगा तो आईएसडी के जीएसटीआर 6 में 6A में वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। जब वो अपनी रिटर्न जीएसटीआर 6 भरेगा तो वो अपने सारे आईटीसी को अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यह डिस्ट्रीब्यूशन उन ब्रांचेस के टर्नओवर के रेशियो में होता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है जिसको हम एजेंट कहते हैं। नॉर्मली एजेंट को हम कमीशन एजेंट भी कह सकते हैं, आरटीआ कह सकते हैं, ऑफिसर कह सकते हैं, डेलीगेटेड एजेंट कह सकते हैं। लेकिन अनिवार्य पंजीयन के लिए ये एक विशेष प्रकार का एजेंट है जो कि अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर माल को सप्लाई करता है और अपने नाम से बिल काटता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं जो कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। मतलब कि उसने रिसिपेंट को सप्लायर से मिला दिया, सप्लायर ने अपना बिल काटा, माल सप्लाई कर दिया, उस एजेंट ने अपना कमीशन ले लिया। तो ऐसा एजेंट इस कैटेगरी में नहीं आएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में व्यापार करता है, वो उत्तर प्रदेश में भी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। अगर वो चाहे तो यूपी में जाकर के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और अपना व्यापार कर सकता है।
उस कंडीशन में यूपी और उत्तराखंड की दोनों ब्रांचें डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन कहलाएंगी। लेकिन अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता तो वो अपना एक एजेंट निर्धारित कर सकता है और उससे कह सकता है कि वो कमीशन बेस पे काम करे या एक प्राइस पे वो बेचे या उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हो वो उस एजेंट का हो। अनिवार्य पंजीयन हेतु जो एजेंट है वो अपने नाम से बिल काट करके, मतलब इस कंडीशन में सप्लायर बिल अपना नहीं काटेगा रिसिपेंट को, जबकि एजेंट बिल काट करके रिसिपेंट को देगा। अगर सप्लायर या प्रिंसिपल इसमें रजिस्टर्ड है तो एजेंट को भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि जब सप्लायर एजेंट के नाम पर बिल काटेगा और एजेंट रिसिपेंट के नाम बिल काटेगा तभी आईटीसी का स्मूथ फ्लो हो पाएगा जब दोनों लोग रजिस्टर्ड हों। अगर प्रिंसिपल अनरजिस्टर्ड है तो एजेंट को भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में उसको रजिस्टर्ड होना होगा। मान लीजिए कि वो जो एजेंट है वो कई लोग का एजेंट है, मतलब कई प्रिंसिपल का एजेंट है, तो अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट उस राज्य में निर्धारित थ्रेशोल्ड लिमिट से पार कर जाती है तो उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब सरकार के पास ये पावर है कि वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद किसी भी पर्सन को इस क्लास में नोटिफाई कर सकती है। जिस भी पर्सन को नोटिफाई किया जाएगा वह कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की परिधि में आ जाएगा। अभी तक हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से पर्सन थे जिनको जीएसटी के अंतर्गत कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी व्यवस्था क्यों की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और इसमें टीसी का फ्लो एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है और इसमें होता है। तो जैसे इंटर स्टेट जो सप्लाई कर रहे हैं अगर उनको अनिवार्य रजिस्ट्रेशन में नहीं लाते तो आईटीसी का स्मूथ फ्लो नहीं हो सकता था। ऐसे कौन बहुत सारे डीलर्स हैं जैसे कैजुअल डीलर या एनआरजीपी वो बहुत कम समय के लिए व्यापार करते हैं। अगर इन पर अनिवार्य पंजीयन की व्यवस्था न की जाती तो यह व्यापार करके चले जाते और कोई भी टैक्स नहीं देते, जिससे सरकार को नुकसान होता। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जिनसे टैक्स लेना और उनको एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि इंश्योरेंस के एजेंट जो हमारे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में होंगे, अगर उन सबको हम लायबिल बनाते तो हमको टैक्स नहीं मिल पाता और उनको एडमिनिस्ट्रेट भी करना बहुत मुश्किल होता। इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत लायबिल बनाकर अनिवार्य पंजीयन की परिधि में ला दिया। ऐसे बहुत सारे सप्लायर हैं जो ईसीओ के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं। अगर टीडीएस और टीसीएस की व्यवस्था नहीं की जाती और उनको अनिवार्य पंजीयन की परिधि में नहीं लाते तो सरकार को पता ही नहीं चलता कि इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितने सप्लायर ने सप्लाई की और कितनी सप्लाई की। इससे भी राजस्व की बहुत ज्यादा क्षति होती। तो अब इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इस लेक्चर से काफी लाभ मिला होगा। आगे भी हम जरूरतानुसार लेक्चर बनाते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।